ये पुलिस जो आप लोगों को रोक रही है, गैर कानूनी काम कर रही है। मैंने पहले बोलने की निवेदन भी इसलिए की थी कि आज इस तरह के प्रोग्राम्स को रोकने की पुलिस के पास कोई कानूनी ताकत नहीं है। आज वही केस एक हाईकोर्ट में लगा हुआ है, मुझे यहां से वहीं जाना है। पुलिस ये अपराध करती है अगर आप लोगों को यह रोकती है, ये मैं बताना चाहता हूं। और वकीलों की जिम्मेदारी है ये कि वो ढाल बन के आप लोगों के आगे खड़े हो। अगर पुलिस कोई गैर कानूनी काम आपके साथ करती है, हम वकील ये वादा करते हैं कि आपकी ढाल बन के देश के मालिकों, देश की जनता के सामने खड़े रहेंगे। किसकी मजाल है जो देश की जनता को उंगली लगा ले? किस मोदी सरकार की, किस अमित शाह साहब की हिम्मत है कि हमारी देश की जनता को पुलिस के माध्यम से एक उंगली लगा दे? तो देश के कोने कोने से आए हुए सभी अम्बेडकरवादियों को, सभी संविधानवादियों को, सभी देश के रक्षकों को मेरा जय भीम, जय भारत, जय संविधान। अगर बावन मेश्राम साहब और यहां बैठे हमारे सभी साथी, हमारे ईवीएम हटाओ संयुक्त मोर्चा के भी सभी साथी यहां पे मौजूद हैं, हमारे देश के कोने कोने से आए हुए बहादुर नेता जो असली नेता है वो सभी मौजूद हैं। अगर वो आप आज ऐलान करते हो तो चुनाव आयोग के ऊपर आज ही ताला लगा दिया जाएगा। अगर वो पेपर बैलेट से चुनाव कराने के लिए तैयार नहीं होता, देश के हरेक चुनाव आयोग के ऑफिस के बाहर ताला लगा दिया जाएगा, हर एक गोदाम के बाद ताला लगा दिया जाएगा। यह संवैधानिक काम होगा, यह गैर संवैधानिक नहीं। हमारे बड़े भाई और अम्बेडकरवाद, संविधानवाद, इंसाफ और बराबरी के अलमबरदार बड़े भाई बामन मेश्राम साहब की कॉल पर आज यहां पूरे देश के कोने कोने से आए हुए सभी अम्बेडकरवादियों को, सभी संविधानवादियों को, सभी देश के रक्षकों को मेरा जय भीम, जय भारत, जय संविधान और अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। इस लड़ाई को आज से बहुत साल पहले ईवीएम की लड़ाई को बामन मेश्राम साहब ने शुरू किया था। सुप्रीम कोर्ट से लेकर अलग अलग हाई कोर्ट्स में शुरू किया था। हम लोगों का तब भी, जबकि मैं सुप्रीम कोर्ट में प्रैक्टिस करता हूं, ये मानना था कि सुप्रीम कोर्ट आरएसएस के दबाव में है, बीजेपी के दबाव में है। सुप्रीम कोर्ट से फैसला तभी आ सकता है जब सुप्रीम कोर्ट से बड़ी अदालत, जो कि जनता की अदालत है, वो सड़कों पे आके ये फैसला कराए कि सुप्रीम कोर्ट के जज जो जनता के नौकर हैं, वो जनता की आवाज पे वही फैसला करें जो पूरी दुनिया के सभी संवैधानिक कोर्टों ने ये कहा है कि ईवीएम एक धोखा है, चुनाव सिर्फ और सिर्फ पेपर बैलेट से होने चाहिए। ये फैसला जनता की अदालत ने तय किया, यही फैसला सुप्रीम कोर्ट को भी जल्दी से जल्दी करना चाहिए। अब आज धारा 144 के बावजूद, सारे दिल्ली के बॉर्डर्स पे पुलिस के बावजूद, ये जो लाखों लोगों का जन से लाभ आया है देश के मालिकों का, ये इस बात को दिखाता है कि इस बार चुनाव और इसके बाद हर बार चुनाव ईवीएम से नहीं, पेपर बैलेट से होंगे। हम अगर बावन मेश्राम साहब और यहां बैठे हमारे सभी साथी, हमारे ईवीएम हटाओ संयुक्त मोर्चा के भी सभी साथी यहां पे मौजूद हैं, हमारे देश के कोने कोने से आए हुए बहादुर नेता जो असली नेता है वो सभी मौजूद हैं। अगर वो आप आज ऐलान करते हो तो चुनाव आयोग के ऊपर आज ही ताला लगा दिया जाएगा। अगर वो पेपर बैलेट से चुनाव कराने के लिए तैयार नहीं होता, देश के हरेक चुनाव आयोग के ऑफिस के बाहर ताला लगा दिया जाएगा, हर एक गोदाम के बाद ताला लगा दिया जाएगा। यह संवैधानिक काम होगा, यह गैर संवैधानिक नहीं। मैं एक बात ये कहना चाहता हूं कि ये पुलिस जो आप लोगों को रोक रही है, गैर कानूनी काम कर रही है। मैंने पहले बोलने की निवेदन भी इसलिए की थी कि आज
इस तरह के प्रोग्राम्स को रोकने की पुलिस के पास कोई कानूनी ताकत नहीं है। आज वही केस एक हाईकोर्ट में लगा हुआ है, मुझे यहां से वहीं जाना है। पुलिस ये अपराध करती है अगर आप लोगों को यह रोकती है, ये मैं बताना चाहता हूं। और वकीलों की जिम्मेदारी है ये कि वो ढाल बन के आप लोगों के आगे खड़े हो। अगर पुलिस कोई गैर कानूनी काम आपके साथ करती है, हम वकील ये वादा करते हैं कि आपकी ढाल बन के देश के मालिकों, देश की जनता के सामने खड़े रहेंगे। किसकी मजाल है जो देश की जनता को उंगली लगा ले? किस मोदी सरकार की, किस अमित शाह साहब की हिम्मत है कि हमारी देश की जनता को पुलिस के माध्यम से एक उंगली लगा दे? हम देखेंगे। ये बात आप समझ लीजिए अच्छी से, कानून में कोई प्रावधान ऐसा नहीं है जिससे ये कहा जा सके। मैं सभी लोगों से गुजारिश करता हूं, रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट का धारा 61A ध्यान से पढ़ लें। उसमें यह साफ लिखा हुआ है कि मतदान पेपर से, पेपर बैलेट से होंगे। हाँ, ईवीएम से भी चुनाव हो सकते हैं, ऐसा कहीं नहीं है कि ईवीएम से ही चुनाव हो सकते हैं। तो यह बहुत बड़ा झूठ आप सब लोगों के सामने लाया जा रहा है कि कानून में परिवर्तन करना पड़ेगा। किसी कानून में कोई परिवर्तन नहीं करना पड़ेगा। पेपर बैलेट से चुनाव होना भारत के संविधान में ही नहीं, भारत के कानून में जो पार्लियामेंट ने पास किया है, धारा 61A, मैं सब लोगों को बता रहा हूं, ध्यान से पढ़ें। एक बात ये, दूसरी बात ये, हम इस बात का ओपन चैलेंज कर चुके हैं, आज तक कोई सामने नहीं आया। बावन मेश्राम साहब ने भी 20 बार किया। चुनाव पेपर बैलेट से जल्दी होता है। इस चैलेंज के सामने आज तक मोदी सरकार का कोई नहीं आया हमारे सामने। चुनाव सस्ता पेपर बैलेट से होता है, चुनाव सुरक्षित पेपर बैलेट से होता है। इसका कोई जवाब किसी के पास नहीं है। ईवीएम धोखा ही धोखा है। ईवीएम से चुनाव महंगा होता है, ईवीएम से चुनाव देर से होता है, और ईवीएम से सारे बैलेट पेपर, सारे बूथ एक साथ लूटे जा सकते हैं। ऐसा ईवीएम का धंधा है, गोरख धंधा है। तो हम यही कहना चाहते हैं। हमारी एक छोटी बहन डॉक्टर ऋतु भी एक लड़ाई लड़ रही है यूनिवर्सिटीज में। मैं ये चाहता हूं बावन मेश्राम साहब से भी और आप सब से भी, यूनिवर्सिटीज में भी ये ईवीएम की लड़ाई बुलंद होनी चाहिए। और उसके लिए हम लोग सब हमारे डॉक्टर ऋतु जैसे बहनों से और स्टूडेंट से कहें कि स्टूडेंट यूनिवर्सिटीज में ताले लगा दे, क्योंकि अगर ईवीएम से चुनाव होगा तो यूनिवर्सिटियां वैसे ही बंद कर दी जाएंगी। हम स्टूडेंट से देश के आह्वान करते हैं वो करें। और मैं आखिरी 2 बातें कहकर अपनी बात खत्म करना चाहता हूं। पहली, ये हम लोगों की लड़ाई नहीं है, ये देश की जनता ने अपने ईमानदार नौकरों को, हम सबको ये आदेश दिया है कि उठो और ईवीएम को खत्म कर दो, पेपर बैलेट से चुनाव कराओ। ये देश की जनता का आह्वान है, देश की जनता का आदेश है। किसी नौकर की, किसी बेईमान नौकर की, किसी प्रधानमंत्री जो बेईमान नौकर हो चुके हैं, किसी होम मिनिस्टर की जो बेईमान नौकर हो चुके हैं, किसी सुप्रीम कोर्ट के जज की अगर वो ईमानदारी से फैसला नहीं करते, किसी चुनाव आयोग की जो बेईमान नौकर हो चुके हैं, उनकी ताकत, औकात और हिम्मत नहीं है कि पेपर बैलेट से चुनाव न करने दे, ईवीएम से चुनाव कराने की जरूरत करे। ये ऐलान करते हैं हम देश की जनता की तरफ से। दूसरी और आखिरी बात, ईवीएम के खिलाफ हम भारत के संविधान और कानून के माध्यम से हम अपने खून से आसमान पर ईवीएम से आजादी लिख देंगे, क्रांति लिख देंगे। चुनाव सिर्फ पेपर बैलेट से होंगे और अपने खून से आसमान पर पेपर बैलेट लिख देंगे। जय भीम, जय संविधान, जय भारत। इस प्रेस वार्ता में आए हुए मेरे तमाम मीडिया साथी जो सच्चाई को लगातार लोगों के सामने रख रहे हैं, देश के जो हालात लगातार गंभीर होते जा रहे हैं, उन्हें ज्यों का त्यों लोगों के सामने रखने वाले लोकतंत्र के चौथे स्तंभ मेरे मीडिया साथियों को मेरा नमस्कार, आपका अभिनंदन। साथियों, आज 2 विषय हैं, दोनों बहुत गंभीर विषय हैं, लेकिन मैं पहले जो आज सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया है इलेक्टोरल बॉन्ड पर, उसके विषय में हम लोग बात करना चाहेंगे। आज सुप्रीम कोर्ट की 5 जजों की संविधान पीठ ने
जिसमें चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया और 4 और जजेस हैं, उन्होंने इलेक्टोरल बॉन्ड पर फैसला दिया है और फैसला बहुत स्पष्ट फैसला है। जो इलेक्टोरल बॉन्ड है वो पूरी तरह से असंवैधानिक है। उस इलेक्टोरल बॉन्ड को लाने के लिए जो कानून बनाया गया वो कानून पूरी तरह से असंवैधानिक है। जो इनकम टैक्स एक्ट में उसके लिए संशोधन किया गया था वो भी असंवैधानिक है, और जो उसके लिए कंपनीज एक्ट में संशोधन किया गया था वो भी असंवैधानिक है, और साथ में पीपल्स रिप्रेजेंटेशन एक्ट 1951 में जो संशोधन किया गया था वो भी असंवैधानिक है। कोर्ट ने बहुत स्पष्ट शब्दों में इन सबको असंवैधानिक घोषित किया है, और बहुत स्पष्ट शब्दों में कोर्ट ने कहा है कि देश के नागरिकों को सूचना के अधिकार अधिनियम के तहत यह जानने का हक है कि किस पॉलिटिकल पार्टी को कौन कंपनी या कौन पूंजीपति पैसा दे रहा है, कितना पैसा दे रहा है, यह जानने का उसको हक है। इसलिए जो आदेश दिया है वो बहुत स्पष्ट है, और आदेश में कहा गया है कि एसबीआई यानी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया जितने भी इलेक्टोरल बॉन्ड आज तक खरीदे गए हैं उससे उन सब की जानकारी 6 मार्च तक हर सूरत में इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को दे। सारा बताए कि किस कंपनी ने कितना खरीदा, और उसके बाद में वो किस पॉलिटिकल पार्टी को गया है, पूरा डाटा इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को 6 मार्च तक बताए। और साथ में एक और बात कही है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को डायरेक्शन दी है कि 13 मार्च तक, यानी जैसे ही एसबीआई से उसे जानकारी मिले उसके 1 हफ्ते के बाद तुरंत बताए, अपनी वेबसाइट पर डाले, पब्लिक डोमेन में ये सारी चीजें आए कि किस पॉलिटिकल पार्टी को किस कंपनी ने, किस पूंजीपति घराने ने, किस पूंजीपति ने कितना पैसा इलेक्टोरल बॉन्ड के माध्यम से चंदे के रूप में दिया है। ये सारी की सारी चीजें बहुत स्पष्ट रूप से अपने फैसले में आज कोर्ट ने कही हैं, और सूचना के अधिकार अधिनियम के तहत ये लोगों को जानने का अधिकार है। इसमें आप कुछ चीज छुपा नहीं सकते हैं किसी भी तरह से। ये जानना जरूरी है, क्योंकि इसलिए भी जानना जरूरी है कि जिस उद्योग घराने ने, जिस औद्योगिक घराने ने, जिस पूंजीपति ने, जिस कंपनी वाले ने पैसा दिया है, सरकार बनने के बाद सरकार ने उसको लाभ क्या क्या पहुंचाया है, तभी तो पता लगे कि ये जो नेक्सस है, ये जो गठबंधन है पूंजीपतियों का और सरकार का, ये तभी पता लगेगा। ये जानना हर किसी का हक है, देश के नागरिकों का हक है। ये स्पष्ट आदेश आज सुप्रीम कोर्ट ने दिया है, और इलेक्टोरल बॉन्ड को पूरी तरह से खारिज कर दिया है, उसको गैर संवैधानिक घोषित किया है साथियों। और इस विषय में मैं समझता हूं हमारे भाई महमूद पराचा जी और आपको सारी चीजें बताएंगे। हालांकि ये जो फैसला है बहुत अच्छा फैसला है, हम कोर्ट को इस बात के लिए बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। देश की जनता निश्चित रूप से आभार व्यक्त करती है चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की जो अध्यक्षता में कॉन्स्टिट्यूशन बेंच बनी है, उन सब का आभार। लेकिन ये फैसला भी बहुत देर से आया है, क्योंकि इस बीच में 15,000 करोड़ रुपया, 15,000 करोड़ से ज्यादा रुपया इलेक्टोरल बॉन्ड के माध्यम से पॉलिटिकल पार्टीज को गया है, जिसमें 72% से ज्यादा पैसा, बल्कि अब तो और भी ज्यादा जो बाद के समय में दिया गया, वो अकेले बीजेपी के पास में गया। यानी 11,000 करोड़ से ज्यादा पैसा अकेले बीजेपी के पास में गया है इसमें से। फैसला हम सब उसका स्वागत करते हैं, धन्यवाद देते हैं, और इस बात की उम्मीद करते हैं कि जो फैसला इलेक्टोरल बॉन्ड के मामले में आया है वही फैसला जो पिटीशन ऑलरेडी पेंडिंग है कोर्ट में ईवीएम के संबंध में, उन पर भी इसी तरह का फैसला आएगा। क्योंकि ये जो फैसला है, ये और ईवीएम का फैसला दोनों लगभग जुड़े हुए ही हैं। दोनों के दोनों इस सरकार द्वारा पैसा और सत्ता को हड़पने की कोशिश
इन दोनों के माध्यम से की गई है। तो वही फैसला जो एडीआर की पिटीशन पड़ी है और जो पिटीशन पड़ी है उस पे ईवीएम के सिलसिले में आए, ताकि ये नेक्सस जो बना है और सत्ता को हड़पने की जो सारा षड्यंत्र है वो टूटे और लोगों के सामने इस देश के लोकतंत्र को बचाने का एक अच्छा मौका मिले। लोग अपनी इच्छा से जिसको चुनना चाहते हैं, जिसको वोट देना चाहते हैं, उसको वोट दें, उसको चुने और एक निष्पक्ष सरकार चुनकर आए। तो भाई महमूद पराचा जी इस विषय पर आगे बात करेंगे। थैंक यू भानु जी। और हमारे देश के ईमानदार पत्रकारों को भी सलाम। जो यहाँ नहीं है उनकी ईमानदारी पे हमें शक ही रहता है। जो किसी मजबूरी नहीं आए वो अलग बात है, जो जानबूझ के यहाँ नहीं आते हैं वो वही हैं जिसके बारे में आज ये जजमेंट सुप्रीम कोर्ट ने दी है। तो भानु जी ने जजेस का शुक्रिया अदा कर दिया। संभ्रांत व्यक्ति हैं ये, मैं उतना संभ्रांत नहीं हूँ और रहना भी नहीं चाहता आज के हालात में, क्योंकि गुंडों को टैकल करने के लिए थोड़ा बहुत संभ्रांतता हमें छोड़नी पड़ती है। और आज हमारा सामना गुंडों से है, मवालियों से है, जो सरकार के अंदर जनता को, देश की मालिक को धोखा दे के किसी प्रकार से बैठ गए। तो मैं सबसे पहले तो देश की जनता को, जो देश की मालिक है और जिससे गुहार लगाई थी सुप्रीम कोर्ट के 4 जजेस ने, आप हमारी रक्षा करो, तो जनता ने उसकी देर में सही, सुप्रीम कोर्ट की देर में ही सही सुनवाई की। और जो जनता की अदालत है, सबसे बड़ी अदालत, उसने ये कहा कि सुप्रीम कोर्ट तुम संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। ये देश की जनता ने कहा। ये फैसला मैं देश की जनता को मुबारकबाद देना चाहता हूं कि आज ये हौसले वाला फैसला देश की जनता के आश्वासन के बाद आया है, ऐसा मेरा मानना है। और मुझे ये यकीन है कि मैं इसमें गलत नहीं मान रहा हूँ, सही मान रहा हूँ, वरना ये फैसला आना इतना आसान नहीं था। देश की जनता ने अब कह दिया है सुप्रीम कोर्ट और संस्थान को, ईमानदारी से काम करो, बहादुरी से काम करो, हम तुम्हारे साथ हैं, डरने की कोई आवश्यकता नहीं है किसी से। अब इसलिए ये फैसला है। और ये फैसला क्या है, मैं उसी देश की जनता के मालिकों को उनकी आम भाषा में, उनके समझ में आने वाले तरीके से बताना चाहता हूँ। भानु जी ने सारे एक्ट बता दिए जो गैर संवैधानिक करार दिए हैं सुप्रीम कोर्ट ने। गैर संवैधानिक का मतलब क्या हुआ? संविधान को तोड़कर, संविधान का उल्लंघन करके, गैर संवैधानिक तरीके से ये जो मनुवादी लोग हैं और जो ये आरएसएस और बीजेपी के लोग हैं, इन्होंने इलेक्टोरल बॉन्ड का ये क्राइम किया था, जिसको सुप्रीम कोर्ट ने क्राइम डिक्लेयर किया है, संविधान के विरोध में डिक्लेयर किया है, संविधान के उल्लंघन में डिक्लेयर किया है। जो बाकी कानून होते हैं आईपीसी वगैरह, ये पार्लियामेंट पास करती है, संविधान तो हमारे देश की जनता ने पास किया है। तो संविधान की खिलाफत करना सबसे बड़ा अपराध होता है। तो सबसे बड़ा अपराध सुप्रीम कोर्ट ने देश की जनता के हौसला देने पर घोषित किया है। अब 2 चीज़ें बहुत महत्वपूर्ण है इसमें, जो भानु जी ने बता भी दी है, लेकिन मैं उसमें से थोड़ी सी क्लैरिफिकेशन और देना चाहता हूँ। 2 इश्यूज थे। एक इशू ये है कि जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं उनको चंदा लेना भी आवश्यक है। जो लोग उन्हें चंदा देते हैं, ये सरकार ने क्या क्राइम किया वो बता रहा हूँ, उनकी आइडेंटिटी छुपानी, जो लोग अपोजिशन पार्टीज के, छोटी पार्टीज को जो चंदा देते हैं, उनकी पहचान छुपानी नितांत आवश्यक है। इसी जो संवैधानिक और कानूनी जो एक प्रोविजंस हैं, उसके तहत ही 20,000 रुपये तक कोई अगर किसी पॉलिटिकल पार्टी में देगा तो उसका डिस्क्लोज करना ज़रूरी नहीं है, ये बताना ज़रूरी नहीं है कि किसने पैसे दिए, ताकि उसकी आइडेंटिटी छुपा के रखी जाए। ये एक महत्वपूर्ण कार्य है देश की डेमोक्रेसी चलाने के, वो बचाने के लिए उसके साथ, इस प्रोविज़न के साथ धोखाधड़ी करके जो अडानी अंबानी जैसे चोर और बदमाश लुटेरे, इनके जो क्रिमिनल्स हैं, जो इंडस्ट्रीज की शक्ल में नज़र आते हैं, उनका प्रावधान, ये 20,000 रुपये वाले प्रावधान के साथ जोड़ के इन्होंने ये कहा कि कोई 1,000 करोड़ दे, 2,000 करोड़ दे या 10,000 करोड़ दे, उसकी भी आइडेंटिटी नहीं डिस्क्लोज की जाएगी। ये शरारत, ये बेईमानी, ये क्राइम सरकार ने किया था, जिसको एंटी कॉन्स्टिट्यूशनल सरकार ने घोषित, सुप्रीम कोर्ट ने किया है घोषित। ये महत्वपूर्ण बात है समझ। भानु जी ने टाइमलाइन भी बताई
ये सारे इलेक्टोरल बॉन्ड एसबीआई के जरिए ही इशू किए जाने, कोई भी कंपनी को एसबीआई में जाना। पहली महत्वपूर्ण बात, जिस प्रकार से एसबीआई को डायरेक्शन दी गई है अभी और इलेक्शन कमीशन को डायरेक्शन दी गई है, और इलेक्शन कमीशन ने आज भी इस जजमेंट में भी साफ तौर पे लिखा है, मैं आपको पढ़ के भी सुनाऊंगा, कि सुप्रीम कोर्ट में छल कपट करने की कोशिश की, तथ्य छुपाने की कोशिश की, तो वो ईवीएम के लिए भी तथ्य छुपा के झूठे एफिडेविट सुप्रीम कोर्ट में फाइल कर रहे हैं। लेकिन इसमें सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन की चोरी पकड़ ली, वो भी मैं आपको पढ़ के सुनाना चाहता हूं। ये देखिए, एक 2017-18 में जजमेंट आई थी, इंटरिम ऑर्डर जो 2019 में किया था कोर्ट ने, उसमें यह कहा था कि जो इलेक्शन कमीशन है वो जितनी भी पॉलिटिकल पार्टीज के जितने भी इलेक्टोरल बॉन्ड्स आए हैं उनका डेटा कलेक्ट करेगी और सुप्रीम कोर्ट को बताएगी। चुनाव आयोग के वकील ने धोखाधड़ी करके सुप्रीम कोर्ट के साथ क्या बोला, ये मैं आपको पढ़ के सुनाना हूं। ये पेज है 149, 150 जो जजमेंट का है। ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ हियरिंग, मिस्टर अमित शर्मा, काउंसिल फॉर ईसीआई, स्टेटेड दैट ईसीआई had only collected information on contributions made in 2019 because the reading of paragraph 14 of the interim order indicates that the direction was only limited to contributions made in that year, यानी कि 2019 में। paragraph 13 and 14 of the interim orders are extracted below। तो इलेक्शन कमीशन के वकील ने, इलेक्शन कमीशन ने सुप्रीम कोर्ट को क्या धोखा दिया कि हमने सिर्फ 2019 के कलेक्ट किए हैं, उससे पहले और बाद के नहीं किए। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा नहीं, तुम झूठ बोल रहे हो, हमने तुम्हारी चोरी पकड़ ली। और उसके बाद ये कहा है, मैं वो पैराग्राफ इसमें मैं पढ़ नहीं रहा हूँ क्योंकि देर लगेगी उसमें। पैराग्राफ 14 ऑफ द इंटरिम ऑर्डर, ये 218वां पैराग्राफ है जजमेंट का, ऑफ द इंटरिम ऑर्डर डज नॉट लिमिट द ऑपरेशन ऑफ पैराग्राफ 13, जिसमें पैराग्राफ 13 कंटेन्स अ डायरेक्शन इन अनइक्विवोकल टर्म्स टू पॉलिटिकल पार्टीज टू सबमिट पर्टिकुलर्स ऑफ कंट्रीब्यूशंस received by electoral bonds to the ECI. Paragraph 14 only prescribes a timeline for submissions of particulars of contributions when window for electoral bonds was open in 2019. तो ये फ्रॉड करने से सुप्रीम कोर्ट के साथ इलेक्शन कमीशन नहीं डर रहा है, तो ये अपराधी हैं या कौन है? ये सुप्रीम कोर्ट ने उनका अपराध पकड़ के हाईलाइट किया कि झूठ मत बोलो तुम, हमारा ऑर्डर कुछ और था, सब कुछ देने का था। तो एक तो सब कुछ देने का आदेश किया। दूसरा, अब इसमें महत्वपूर्ण बात क्या है, आप सब लोग भी तैयार हो जाइए और हम लोग भी तैयार हो रहे हैं। दो चीजें महत्वपूर्ण हैं। मार्च के महीने में जब 3 हफ्ते पूरे हो जाएंगे, ये सारी डिटेल्स इलेक्शन कमीशन के पास आ जाएंगी और उसको अगले हफ्ते में पब्लिश करना है। तो जिस देश के गद्दार इंडस्ट्रियलिस्ट ने धोखाधड़ी करके ये पैसे दिए ना, चोरी छुपे करके, उस सब के खिलाफ क्रिमिनल केसेस करने का टाइम अब आ गया है। उन सब लोगों को जेल में भिजवाने का काम किया जाएगा, जो हवाला के माध्यम से। अभी दूसरा एस्पेक्ट और है, अब ये जो डिटेल्स बैंक के माध्यम से दी जाएंगी, ये ईडी का काम है। हम लोग ईडी का भी घेराव करेंगे कि अब तय करो कि ये अडानी की कंपनी कौन थी, फ्रंट कंपनी कौन थी, और किसने भारतीय जनता पार्टी को 90% पैसे क्यों दिए हैं। क्या कोई और पार्टी अच्छी नहीं लग रही है? तो सुप्रीम कोर्ट ने अपनी जजमेंट में ये भी कहा है, 2 वजह होती है पैसे देने की। एक होती है किसी पॉलिटिकल आइडियोलॉजी से लगाव, और दूसरा होता है चोरी, कि ये पॉलिटिकल पार्टी क्योंकि जीत रही है या हमारे फ्रॉड करने में मदद करेगी, इसलिए हम इसको पैसे से भर दें ताकि ये गलत या सही, ये इन प्रकारेण फ्रॉड, धोखाधड़ी, चीटिंग करके सत्ता में आए और देश को लूट के हमें पैसा दे दे। 2 तरीके सुप्रीम कोर्ट में आम आदमी की भाषा में बता रहा हूं। तो बुरी चीज ये नहीं है कि जो लोग अपनी आइडियोलॉजी की वजह से पैसे देते हैं, बुरी चीज ये है कि धोखाधड़ी करने से, देश की जनता को लूट कर पैसा चुराने की वजह से जो पैसे दिए जाते हैं, और उसमें अडानी, अंबानी और उन जैसे बहुत सारे लोग अब पकड़े जाएंगे। देश की जनता और जो हमारे जागरूक नागरिक हैं, डेटा एनालाइज करने के लिए तैयार हो जाएं। इस काम पे हमने फौरन लग जाना है, और एक बीजेपी और आरएसएस के व्यक्ति को जिसने इलेक्टोरल बॉन्ड के माध्यम से और दूसरे माध्यमों से चोरी की है, ऐसे लोगों से फायदे उठाए हैं, उनको पकड़ के जेल में भिजवाने की कार्रवाई हम करेंगे। यह दूसरी बात यह है कि ये तो हो गई सिर्फ जो बातें नजर आ रही हैं इलेक्टोरल बॉन्ड के थ्रू। एक बड़ी मुहिम देश में इस बात की भी चलनी चाहिए, कौन कौन से आरएसएस के व्यक्ति ने अपना पैसा पिछले कुछ सालों में, 10 सालों में बढ़ाया है बीजेपी के, उसके लिए भी हम जनता से आह्वान करते हैं।
एक बात जो और निकल के आ रही है, जिस प्रकार से इलेक्शन कमीशन धोखा कर रहा है सुप्रीम कोर्ट से, और जैसे सुप्रीम कोर्ट ने ये अपराध घोषित किया है, संविधान के खिलाफ अपराध घोषित किया है इलेक्टोरल बॉन्ड्स को, उसी तरीके से ईवीएम भी भारत के संविधान के खिलाफ, भारत की जनता के खिलाफ और भारत के कानून के खिलाफ, जो अभी पार्लियामेंट का कानून है उसके खिलाफ एक अपराध है, धोखा है ईवीएम। तो देश की जनता को आज ये कमर कस लेनी चाहिए। आप लोगों ने सुप्रीम कोर्ट को ताकत दी तो ये जजमेंट आई है, और आप सुप्रीम कोर्ट से भी बड़ी अदालत हो, जनता की जो अदालत है, जिसने हमें अपने नौकरों को मजबूर किया है कि हम ये लड़ाई लड़ रहे हैं आपके आगे। तो आप तैयार हो जाओ, ईवीएम का भी आप लोग गुजारिश करो सुप्रीम कोर्ट से कि फैसला करो। वो भी अपराध है, वो भी गुनाह है, वो भी संविधान के खिलाफ अपराध है। तो जनता को अपना आंदोलन और तेज कर देना चाहिए ताकि सुप्रीम कोर्ट को और हिम्मत आए और वो और बहादुरी बड़े फैसले कर सके। आखिरी चीज मैं किसानों के लिए ये बोलना चाहता हूं कि हम, लेकिन हमारे दिल सब लोगों के और हमारी सोच सारी उन किसानों के साथ है जो अपने लिए नहीं लड़ रहे हैं, जो देश की जनता के लिए, जो खेतिहर मजदूरों के लिए, जो ट्राइबल्स के लिए, जो देश के आम नागरिकों के लिए, जिनको ये गंदे घिनौने कानून लाके जिनके खाने के पैसे बढ़ाए जाने वाले थे, उनको जो लड़ाई लड़ रहे हैं। हमारा दिल उनके साथ है। हम आपकी मदद के लिए किसी भी हद तक जाने को तैयार हैं, तैयार बैठे हैं वकील भी और हमारे बाकी साथी भी जो ईवीएम हटाओ संयुक्त मोर्चा के साथी और सिपाही हैं, सब आपके लिए तैयार बैठे हैं। आप चिंता मत करो। आप दिल्ली से बाहर कर रहे हो प्रोटेस्ट, जल्दी ही आप लोगों से कोऑर्डिनेट करके आपके नुमाइंदे बन के हम ये दिल्ली के अंदर आपका प्रोटेस्ट करेंगे, ऐसा हम वादा कर रहे हैं। साथियों, आज एक बहुत ही महत्वपूर्ण फैसला आया सुप्रीम कोर्ट का, जो इस देश की डेमोक्रेसी, इस देश के लोगों के फंडामेंटल राइट को सुरक्षित करने में एक मील का पत्थर साबित होगा। सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा है कि भाई लोगों का राइट टू इन्फॉर्मेशन, राइट टू एक्सप्रेशन वो बड़ी चीज़ है, उसको ख़त्म नहीं किया जा सकता। और जो चोर दरवाजे से फाइनेंस एक्ट ला के सरकार ने कानून बनाया था, चोर दरवाजे से बनाया था। इतना महत्वपूर्ण कानून हमेशा ऑर्डिनरी वे, जो तरीका है कानून बनाने का, पार्लियामेंट के सामने आके डिस्कशन और डिबेट के साथ बनाना चाहिए था, उसको फाइनेंशियल बिल की तरह पेश किया गया। ये डेमोक्रेसी की हत्या और चोरी की है। सरकार इस मामले में अपराधी है, सत्ता पक्ष। और इस फैसले से क्या बताया सुप्रीम कोर्ट ने, इसका सार क्या है? इसका सार ये है, ये जो काम किया है ये असंवैधानिक किया है। ये सत्ता पक्ष में जो बैठे हुए लोग वो संविधान को मानते नहीं, और सत्ता पक्ष के सारे फैसलार, इवन अटॉर्नी जनरल या वो सरकारी वकील जो सलाह देते हैं सरकार को देश के पैसे से जिनका घर चलता है, उन्होंने अपराध किया है देश की जनता के साथ धोखा करके, गलत सलाह देके और अपनी सरकार के हिसाब से रबड़ स्टैंप बन के जो काम किया है। इवन कोर्ट को भी गुमराह करने की इन लोगों ने कोशिश की है। वो अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, वो देशद्रोह एक तरह से इन लोगों ने देशद्रोह का काम किया है। और रही बात ये क्यों किया गया, ये जो इलेक्टोरल बॉन्ड है इसका लाने का मकसद क्या आप लोगों को पता है? इसको लाने का एक ही मकसद था कि जो 2 नंबर का पैसा बीजेपी को मिलता था, या जो ऐंठ रही थी वो लोगों से, या जिन लोगों को गलत तरीके से बेनिफिट पहुंचा के, पूंजीपतियों को जिनकी पूंजी कोरोना में भी बढ़ रही थी और देश के लोग इधर फ्री निःशुल्क राशन के लिए मजबूर हो रहे थे, ये वो बड़ा धोखा है, इकोनॉमिक धोखा इस देश के साथ षड्यंत्र है, देशद्रोह है। इसका मतलब ये नहीं है कि जो सरकार में हो गए वो खुदा हो गए, उन पे भी देशद्रोह का, अपराधी होने का पूरा साजिश का पर्दाफाश हो सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले से हुआ है। इन लोगों ने क्या किया, उन लोगों को किसी को डरा के या जिनको इलीगल तरीके से बेनिफिट सरकार का पहुंचा है, इन्होंने सोचा सारा पैसा 2 नंबर में लेंगे तो बीजेपी के हर डिस्ट्रिक्ट में जो आलीशान ऑफिस बने हैं, आरएसएस के बड़े बड़े भवन बने हैं, वो सारे इस देश के खून पसीने की कमाई से और भ्रष्टाचार की नींव पे खड़े हुए। साथियों, ये बड़ी जांच होगी, सत्ता परिवार की जांच होगी। आज ये सरकार जो सरकारी गवाह बना के, अरे गहरे नत्थू प्यारों को सरकारी गवाह बना के, प्रेशर डाल के लोगों को जेल में डालने का काम कर रहे हैं। फ्यूचर में मुझे नहीं लगता इस देश का प्रधानमंत्री भी बच पाएगा। अगर सही जांच होगी, सब बातों का पता चलेगा। आरएसएस और बीजेपी के बड़े बड़े लोग जेल में जा सकते हैं। दिल्ली सरकार के खिलाफ जो आरोप लगाया है, जो आप पार्टी के खिलाफ आरोप लगाया है कि शराब पॉलिसी की वजह से इन लोगों ने पैसा कमाया है,
2 नंबर के पैसे का इधर उधर ट्रांजैक्शन हुआ जिसकी वसूली अब तक नहीं हुई, और सुप्रीम कोर्ट में भी कुछ लोग उनको जेल में लंबा रखने के लिए वायलेशन कर रहे हैं, संविधान का भी और लोगों के फंडामेंटल राइट का भी। अगर इसी तरह से सरकारी गवाह बनाए जाएंगे, ये देश का सबसे बड़ा घोटाला है, देश के साथ धोखा है ये। वहाँ तो मेरे ख्याल में पता नहीं कितने करोड़ की बात कर रहे हैं शराब पॉलिसी में, तो असली पॉलिसी इलेक्टोरल बॉन्ड पॉलिसी जो लेके आए हैं इस देश के साथ 14-15 हजार करोड़ का मामला नहीं है, उससे कई गुना 2 नंबर का पैसा भी साथ साथ आया है। यानी 1 नंबर के साथ साथ 2 नंबर का भी बहुत पैसा आया है। अगर सही जांच होगी तो मेरे ख्याल में बहुत जो बड़े बड़े चेहरे हैं देश में जो अपने आप को सुशासन और भ्रष्टाचार मुक्त और भ्रष्टाचार विरोधी और गारंटी सबद और सबको भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई करने वाले जो प्रोदा कर रहे हैं, वो सबसे बड़े षड्यंत्रकारी, देशद्रोही और अपराधी साबित होंगे देश में फ्यूचर में। और सुप्रीम कोर्ट ने देर में ये फैसला किया है। हमारी गुजारिश है सुप्रीम कोर्ट से भी, हाई कोर्ट से भी। सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट बिल्डिंगों में नहीं होती, सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट में उसमें काम करने वाले जो लोग जज हैं और दूसरी साइड में जो वकील हैं उनको मदद करने के लिए उन लोगों से बनती है। सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट देश की जनता की है, उनकी प्रॉपर्टी है, हम लोग तो एक माध्यम है वहाँ काम करने के, जज भी एक माध्यम है। तो इसलिए सुप्रीम कोर्ट इस तरह के महत्वपूर्ण मामलों में भी सुप्रीम कोर्ट से देरी हुई है। पता नहीं कितने हजार करोड़ का ये घोटाला बढ़ गया। अगर ये फैसला पहले आता तो उसे बचा जा सकता था। बहुत सारे ऐसे लोगों की जान बच जाती जो रिश्वत नहीं देना चाहते थे सरकार को। बहुत सारे गलत फैसले, गलत लोगों को बेनिफिट होने से बचाया जा सकता था। इस देश को रूल ऑफ लॉ की व्यवस्था होती। सुप्रीम कोर्ट की इस तरह की देरी भी बड़ी विचारणीय और चिंता का विषय है। हम चाहते हैं को भी आगाह और विनती करना चाहते हैं कि इस तरह के कामों में इतनी देरी करना, हमारे लोगों का विश्वास आप लोगों से उठता है, परंतु चलो देर आए दुरुस्त आए। इसी तरह के फैसले की उम्मीद हम करते हैं किसानों के हक में भी और ईवीएम के हक में भी। ईवीएम से दरअसल ये सरकार जो अब है सत्ता में जो लोग हैं ये संवैधानिक तरीके से चुने हुए नहीं, ये चोरी चकारी से चुने हुए हैं। अगर सही जांच हो जाती, जहां 370 सीटों पे जो डाटा डिलीट किया है, इलेक्शन कमीशन भी इस देश का जेल में जाना चाहिए था अभी तक का, अगर सही तरीके से इसकी जांच होती, और बहुत सारा एक्सपोजर देश के सामने आ जाना चाहिए था, जिसमें देरी हुई है। पता नहीं क्यों देरी होती है, उसके बावजूद भी लोगों का उत्साह और लोगों का साथ इस मुद्दे के साथ होने से सुप्रीम कोर्ट के जज भी सब कुछ देखते हैं। आप और हमारे बीच के लोग हैं, उनको सब पता है, चारों तरफ से उनके पास खबर आती है, उनका मनोबल बढ़ेगा और ईवीएम पे भी कोई महत्वपूर्ण फैसला देंगे। क्योंकि ईवीएम से इलेक्शन का मतलब है भ्रष्टाचार से सरकार। जितने लोगों को पार्टी में मिलाया जा रहा, भारत रत्न दे के इधर उधर के जितने भी काम हो रहे हैं, भारत रत्न की चादर, राम की चादर, किसी और की चादर, इधर उधर के नेताओं को, बहुजन ओबीसी का नेता को किसी को वो देके, किसानों के नेता को भारत रत्न देके, इससे तो भारत रत्न की कदर बढ़ी है। वरना भारत रत्न को भी मैला हो गया था, बेकार हो गया था। कई ऐसे लोगों को दिए जिन्होंने देश में डिवीजन कराने की कोशिश की, मानवता की हत्या करने की कोशिश की, उन लोगों को ये प्राइज मिल चुका था, इसलिए प्राइज की कीमत बहुत डाउन हो चुकी थी। अब इन लोगों को देके ये इनकी चादर उड़ना चाहते, इससे वोट इनको नहीं मिलेगी, मगर वो करेंगे ईवीएम पे भरोसे पे हैं और किसी का भरोसा नहीं। सारी इंटेलिजेंस रिपोर्ट से पता चल चुका है सत्ता में बैठे हुए लोगों को, हमारी करारी हार होगी और इलेक्शन हारेंगे। अब असली मुद्दा है कि ईवीएम हटे और बैलेट पेपर से चुनाव हो तो दूध का दूध और डेमोक्रेसी का पानी हो जाएगा। और अब जो कि आज किसानों के मुद्दे पे बोलने की बात हुई थी साथियों, इस वक्त देश जिस तरह से डरा हुआ, सहमा हुआ है, गुजरात मॉडल को मैं कहता हूं विनाश का मॉडल, गुजरात मॉडल को कहता हूं मैं हत्याओं का मॉडल, गुजरात मॉडल को हम कहते हैं, ये मैं नहीं कह रहा, पूरा सुप्रीम कोर्ट के वकील कह रहे हैं, गुजरात का मॉडल है शोषण का मॉडल, गुजरात का मॉडल है हिंदू मुसलमान का मॉडल, गुजरात का मॉडल डेवलपमेंट का मॉडल नहीं है, भाईचारे का नाश करने का मॉडल है। उस मॉडल के अंदर जो सही बोलना चाहते थे, कुछ लोगों की हत्याएं हुई, कुछ लोगों को अभी भी जो अफसर समय पे बोलना चाहते थे या बोले, उनको जेल में आज भी जमानत सुप्रीम कोर्ट तक नहीं मिली। हम इस मामले में भी विचार करने के लिए कह रहे हैं, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट ऐसे लोगों के बारे में विचार करे। देश जाग चुका है। तो ये विनाश का मॉडल खून मुंह लगा हुआ है। हमारे वकील ये कहते हैं कुछ लोगों को खून मुंह लगा हुआ है, उन्होंने सोचा में कोई बोल नहीं पाया, हमने सबके मुंह में उंगली घुमा के देख ली, किसी के यहाँ दांत नहीं पाया। वही मॉडल उनको चस्का लगा हुआ है, वो पूरे देश पे लागू करना चाहते हैं। किसानों ने उस मॉडल को गर्दन से पकड़ लिया है। अब किसान खाली अपनी मांगों के लिए नहीं लड़ रहे हैं, किसान इस देश के मौलिक, हर नागरिक के मौलिक अधिकारों की बात कर रहे हैं, राइट टू एक्सप्रेशन की बात कर रहे हैं, शांतिपूर्ण प्रदर्शन की बात कर रहे हैं। शांतिपूर्ण प्रदर्शन में कीलें गाड़ी जा रही हैं और बैरियर खड़े किए जा रहे हैं, जो कि सरकार का काम नहीं है। अपनी सड़कों को रोकना सरकार का काम नहीं है। एक तरफ आदमी
अंतर्राष्ट्रीय कानून भी लोगों को फ्री, और जिसमें इंडिया ने साइन किए हुए हैं कि इस तरह के प्रदर्शन करने पे कोई पाबंदी नहीं होगी। मेरा तो किसानों से भी निवेदन है, कोई यारे गहरे नत्थु प्यारे मंत्रियों से चंडीगढ़ में बात करने की जरूरत नहीं है, इनमें कोई दम नहीं है। इशारा दिल्ली से होता है, ये आप लोगों का समय बर्बाद करने के लिए है। दिल्ली किसी के बाप की नहीं है। दिल्ली में आओ, दिल्ली से कम में इनके साथ कहीं बात नहीं करो। दिल्ली प्राइम मिनिस्टर की नहीं है, दिल्ली चीफ जस्टिस की नहीं है, दिल्ली हमारी नहीं है, इस पूरे देश की दिल्ली है। शांतिपूर्ण तरीके से दिल्ली में आओ। यातायात का कानून का फॉलो वो लोग कर रहे हैं, कोई हिंसा नहीं कर रहे। और उन पे ड्रोन छोड़ना, आंसू गैस छोड़ना, पैलेट वो प्लास्टिक की गोलियां उनके मार के इंजरी करना, इसमें अपराध में शामिल है। हरियाणा सरकार भी शामिल है और भारत की सरकार भी शामिल है। इसमें जो भी प्रशासनिक अधिकारी हो, इवन मंत्री संतरी हो, इन सब के खिलाफ FIR दर्ज होनी चाहिए। ये अपराधी लोग हैं, ये संविधान को फॉलो नहीं कर रहे, किसान संविधान को फॉलो कर रहे हैं। इसलिए पूरे देश के लोगों से विनती है, किसानों की मदद करो। अब किसान खाली अपने MSP के लिए नहीं लड़ रहा, किसान उस बात के लिए लड़ रहा है जहां रूस के जार से देश के किसान और मजदूर लड़े थे और धराशायी किया था उन बदमाशों को। किसान उस बात के लिए लड़ रहे हैं जो फ्रांस में लड़नी पड़ी थी देश के, दुनिया के लोगों के फंडामेंटल राइट के लिए। किसान उसलिए लड़ रहा है जो जर्मनी में हिटलर के खिलाफ लड़ाई लड़के उसको नेस्तानबूद किया था, जिसने माइनॉरिटी और समाज में बंटवारा करके लाखों लोगों को गैस के चैम्बरों में मरवा दिया था। चौथा पांचवा नाम अगर देश में आएगा किसी तानाशाह का, वो फ्यूचर में होगा इस देश के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी का नाम। उसी तरह का उसको लोगों की बात सुनना पसंद नहीं, उसको अपनी अकड़, उसकी सारी की सारी कैबिनेट गुंगों की है, नपुंसक लोगों की है। बीजेपी के लोगों से भी निवेदन है, मेजोरिटी में अच्छे लोग हैं, RSS में मेजोरिटी में अच्छे लोग हैं, वो बोलें और तानाशाही करने वालों को गर्दन से पकड़े, उनको खुदे लाइन लगाए। थैंक यू वेरी मच साथियों। तो मैं माननीय सर्वोच्च न्यायालय का धन्यवाद करूंगा कि उन्होंने इलेक्ट्रल बॉन्ड को और उससे जुड़े जो कानून बनाए गए थे, फाइनेंस एक्ट और उसके साथ साथ कंपनी एक्ट, उनको अवैध करार दिया। लेकिन साथ ही साथ हम एक मांग इलेक्शन कमीशन से करते हैं। वैसे तो हमें पता है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया बीजेपी का पार्ट बन गया है और इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया से हमें कोई उम्मीद भी नहीं है कि वो न्याय करेगी, क्योंकि एक तरफ पूरे देश की जनता EVM को हटाकर बैलेट पेपर वापस लाने की बात कर रही है, लेकिन इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया EVM से चुनाव कराने पे जिद पे अड़ा है। इससे ये तो बात स्पष्ट है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया एक इंडिपेंडेंट कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी के रूप में खड़ा ना होकर बल्कि बीजेपी का एक हिस्सा बन के खड़ा है। लेकिन फिर भी हम उनसे मांग करते हैं ताकि हमारी बात को हम साबित कर पाएँ कि ये बीजेपी का हिस्सा बन गया है, ये इंडिपेंडेंटली काम नहीं कर रहा है। तो ये साबित भी हो जाएगा कि वो हमारी बात को मानता है या नहीं मानता। हम इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया से ये मांग करते हैं कि वो ED को और CBI को इस बात की जांच सौंप दे कि ये जो इलेक्ट्रल बॉन्ड किन किन बड़े उद्योगपतियों ने खरीदे और उन्होंने मैक्सिमम इलेक्ट्रल चंदा किस पार्टी को दिया, कि ये दूध का दूध पानी का पानी हो जाए कि इलेक्ट्रल बॉन्ड खरीदकर वो पैसे भारतीय जनता पार्टी को इसलिए दिए गए क्योंकि उनकी सरकार ने फिर उन्हें बड़े पूंजीपतियों को लाखों करोड़ का मुनाफा कमवाया। एक तरफ ताकि से जांच से पता लग जाए कि ये मॉनेटरी गेन प्राप्त करने के लिए उन सारे बड़े बड़े पूंजीपतियों ने मैक्सिमम पैसा भारतीय जनता पार्टी को इलेक्ट्रल बॉन्ड चंदा खरीद के रूप में दिया और फिर सरकारी ठेके उस पैसे के बदले में प्राप्त किए और उससे भारत सरकार को, भारत की जनता को लाखों करोड़ का नुकसान हुआ। तो ये जो भारत की जनता को, भारत देश की संपत्ति को जो लाखों करोड़ का नुकसान किया गया है और चंद पूंजीपतियों को फायदा किया गया है, इस जांच से पता लग जाएगा कि सरकारी ठेके किस किस कंपनियों को दिए गए और वो कौन कौन सी कंपनी जिन्होंने चंदा दिया और चंदे के बदले में सरकारी ठेके लेकर लाखों करोड़ कमाए। इलेक्शन कमीशन उनकी जांच कराई, हम मांग करते हैं, और अगर वो नहीं कराते हैं तो ये माना जाएगा कि ये इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया बीजेपी का पार्ट बन गया है। दूसरी मांग हम माननीय सर्वोच्च न्यायालय से करते हैं कि अगर इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया इस काम को नहीं करता है तो माननीय सर्वोच्च न्यायालय तुरंत बैलेट पेपर वापस लाने का, EVM को बैन करने का जजमेंट जल्दी से जल्दी जनता की मांग पे जल्दी से जल्दी करे और साथ ही साथ ED को, CBI को जांच के लिए निर्देशित करे कि जिस काम को हम इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया से जांच मांग रहे हैं वो नहीं कर रहा तो फिर डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट जांच के लिए, इलेक्शन जांच के लिए ED को और
साथ में सीबीआई को आदेशित करे ताकि सच्चाई सामने आ सके। और दूसरी जो आज दूसरे मुद्दे पे करनी है, आप शुरू करेंगे सर? तो आप घर पे बैठे थे, आप कर लो, ये मैं करूं। एक और बड़ा सीरियस मैटर है, आज आप सबके सामने शेयर करना है। सूत्रों से पता चला है कि हमारी एक टीम जो पूरे देश के अंदर ईवीएम को हटाकर बैलेट पेपर वापस लाने का एक आंदोलन चला रही है, और इसको हमने देश के कोने कोने में जाकर इसको एक जन आंदोलन के रूप में परिवर्तित कर दिया है। निकला कि कुछ ऐसे गुंडा तत्व हैं जो एक पर्टिकुलर पॉलिटिकल पार्टी को जिताने के लिए ईवीएम से ही चुनाव हो, इसके लिए बैलेट पेपर वापस लाने वाली आवाज को बंद करना चाहते हैं। क्योंकि इस आवाज में किसान आंदोलन भी जुड़ गए, बैलेट पेपर वापस लाकर ईवीएम हटाने की डिमांड में सारे देश का माइनॉरिटी जुड़ गया, सारे देश का दलित जुड़ गया, सारे देश का आदिवासी जुड़ गया, सारे देश के पिछड़े वर्ग के लोग जुड़ गए और रिलीजियस माइनॉरिटी के लोग जुड़ गए। तो इस मूवमेंट को ख़त्म करने के लिए हमें इस तरह का विश्वस्त सूत्रों से पता चला है कि इस मूवमेंट में हमारे दो साथी एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट महमूद प्राचा जी और भानु प्रताप सिंह जी, इन दोनों की वो किसी न किसी रूप में कहीं भी पूरे देश के किसी कोने में हत्या करवा सकते हैं। और हमें जो इनपुट मिले हैं वो इतने सीरियस हैं कि वो महमूद प्राचा की हत्या किसी एससी या ओबीसी से करा सकते हैं और भानु प्रताप सिंह जी की हत्या किसी माइनॉरिटी से करा सकते हैं, ताकि ये जो एकीकरण बना है दलित, पिछड़ा, आदिवासी का, माइनॉरिटीज़ का, ये जो सामाजिक एकता बनी है, ये सामाजिक एकता टूट जाए और फिर ये पूरी तरह से चुनाव पोलराइज हो जाए। तो ये बहुत बड़ी साजिश है जिसके इनपुट्स हमारे साथियों को मिले हैं, और वो हम आपके माध्यम से चाहते हैं कि कम से कम आपके माध्यम से तमाम देशवासी को पता लगना चाहिए, ताकि देशवासी किसी भी सूरत में अगर हमारी हत्या हो जाए, हमारी साथियों की हत्या हो जाए, उसके बावजूद ये जो सामाजिक गठबंधन बना है, जो सौहार्दपूर्ण वातावरण हमने तैयार किया है, जो दलित, पिछड़ा, आदिवासी और अल्पसंख्यक को सबको एकजुट करके एक भारत को मजबूत करने का जो हमने रास्ता चुना है, वो फिर से टूटने के कगार पे ना आ जाए। किसी भी सूरत में वो टूटने नहीं देना है, और इतना एकजुटता लेके आइए ताकि हम जो लोग की हत्या करने की जो लोग बात कर रहे हैं उनको भी पता लग जाए। देश के लोग उनको छोड़ेंगे नहीं, ऐसे लोगों को, देश के गद्दारों को देश के लोग छोड़ेंगे नहीं, जो लोग इस सामाजिक एकता को तोड़ने के लिए हमारे साथियों की हत्या करवाने का प्रयास कर रहे हैं। सर, इस पर कुछ रोशनी डालेंगे? और ये कुछ ऐसे चीजें हम लोग के सूचना में आई हैं, वो इतना सीक्रेट मैटर है कि हम ये खुलासा नहीं कर सकते कि वो बातें कहां से, सीरियस मैटर है, किसी की जान का सवाल है। जो 5 लोगों का जो कोऑर्डिनेशन टीम इस मूवमेंट को लेके चल रही है, इन 5 लोगों की ही जान को खतरा है। लेकिन मेन जो हमारे पास इनपुट आए वो किसी तरह हिंदू और जो मुस्लिम और दलित के बीच में किस तरह इनमें फाट डाली जाए, किस तरह एक दूसरे पे हमला करवा के इनके बीच में एक दरार पैदा कर दी जाए ताकि पूरे देश के अंदर चुनाव को पोलराइज कराया जा सके, इसके लिए सारी साजिश रची गई है। तो क्या आप सुरक्षा चाह रहे हैं? देखिए, इस सरकार से हमें कोई उम्मीद नहीं है। वैसे तो ये सरकार की जिम्मेदारी है कि पूरे देश के अंदर जो लोग भी ईवीएम हटाओ, बैलेट पेपर वापस लाओ का जो आंदोलन चला रहे हैं, उन सब की जान को खतरा है। यह केंद्र सरकार की जिम्मेदारी बनती है कि वो ऐसे लोगों को चाहिए। फिर भी सर, पुलिस को सूचना दी आपने इस मुद्दे को? अभी हमारे पास सूचना आई है, अभी हम आप लोग के साथ में साझा कर रहे हैं। इसके बाद जो भी लीगल एक्शन लेना पड़ेगा, क्योंकि हम लोग लीगल बैकग्राउंड से हैं। मैं खुद एडवोकेट हूँ, महमूद प्राचा खुद एडवोकेट हैं, भानु प्रताप सिंह खुद एडवोकेट हैं। तो हमें लीगल क्या क्या रेमेडीज हमें अवेलेबल हैं, वो रेमेडीज तो हम लोग एडोप्ट करेंगे। लेकिन उससे पहले हम आज आप सबके माध्यम से पूरे देश के लोगों को, जो अमन पसंद लोग हैं, जो देश में एकजुटता चाहते हैं, जो नहीं चाहते कि यहाँ हिंदू मुस्लिम हो या दलित मुस्लिम के बीच में बिखराव आए या किसी प्रकार का जाति धर्म के नाम पे देश में उन्माद पैदा हो, जो नहीं चाहते हैं, पहले हम उन लोगों को चाहते हैं कि उन लोगों को पता लग जाए, पूरा देश एकजुट होकर। देखिए दोस्तों, लंबे समय के बाद देश की आज़ादी से लेकर अब तक जितने आंदोलन हुए हैं इस देश में, या तो किसान आंदोलन एक ऐसा आंदोलन बन करके उभरा है जिसमें सभी जाति, सभी धर्म और सभी वर्गों के लोगों ने मुक्त होकर के लड़ाई लड़ी, और या फिर ये ईवीएम हटाओ आंदोलन पूरे देश का आंदोलन बन चुका है। और इस आंदोलन को पूरे देश का आंदोलन बनाने में आप तमाम सभी साथियों का
कोऑर्डिनेटर होने के नाते हमने हर प्रदेश में जाकर के ये कोशिश की है कि इस मोर्चे के अंदर, इस आंदोलन के अंदर किसी भी तरीके की कलरिंग ना आए। इसको कोई दलितों का मोर्चा, मुस्लिमों का मोर्चा, वकीलों का मोर्चा, ओबीसी का मोर्चा का करार ना दे। इसलिए तमाम प्रदेश वाइज जो हमने टीमें बनाई है उसमें सभी वर्गों का सहयोग हमें पूरा देश के अंदर मिल रहा है। बहुत सारे हमारे ऐसे हैं जो ब्राह्मण वर्ग के साथी हैं, राजपूत वर्ग के साथी हैं और क्रिश्चियंस हैं। बहुत अलग अलग जगह में, अलग अलग जगह पे हमने उनको जिम्मेदारी दी है और वो तमाम साथी इस आंदोलन को वहां पर बहुत मजबूती के साथ संचालित कर रही है। अब कुल मिलाकर के ये है, इस देश की केंद्र की सरकार को अगर मैं ये कहूं कि नरेंद्र मोदी जी को और अमित शाह जी को इतना डर आज राहुल गांधी जी की न्याय यात्रा से नहीं है जितना इस ईवीएम के खिलाफ बनते हुए आंदोलन के वजह से हो रहा है। और उनको लग रहा है कि ये मामला अगर ऐसे ही पूरे प्रदेशों में बढ़ता गया और ईवीएम से अगर चुनाव होने के कोई ऑर्डर सुप्रीम कोर्ट ने भी कर दिए तो निश्चित रूप से 300 पार और 400 पार वाला फार्मूला उनका ध्वस्त हो जाएगा। इसलिए जैसा अभी राज्यपाल गौतम जी ने कहा, ऐसी साजिश रची जा रही है कि जो ये सामाजिक गठबंधन बना है, जो एक भाईचारा स्थापित हुआ है, एक कॉमन मुद्दे को लेकर के इसको खत्म किया जाए और हमारे ही बीच के लोगों को सामने ला करके इन हमारे दोनों सुप्रीम कोर्ट के लॉयर्स को जो है नुकसान पहुंचाया जाए, इनकी हत्या कराने की साजिश कराई जाए ताकि ये लोग धरातल पर समाज के सामने, देश की जनता के सामने एक दूसरे के साथ उलझे रहे। जैसे फॉर एग्जाम्पल महमूद पराजा जी मुस्लिम होते हुए अगर उनके ऊपर प्रहार, उनके ऊपर हमला किसी दलित से कराया जाता है तो फिर ये मैसेज जाएगा कि दलित और मुस्लिम आपस में भिड़ रहे हैं। यही सेम स्थिति भानु प्रताप सिंह की है। यही स्थिति मणिपुर से चल करके हमारे साथी जो उत्तर भारत से आए हैं, हिजेम साहब, इनके साथ भी यही हाल है। और यही स्थिति मिशन जय भीम के संस्थापक अध्यक्ष राज्यपाल गौतम, चूंकि वो भी पेशे से एडवोकेट रहे हैं, कुल मिलाकर के जो चारों तरफ जो मामला बन रहा है ये उसका एक हिस्सा बनता जा रहा है। आपके सामने ये बात रखने का उद्देश्य ये है कि अगर इस तरीके की चीजों को अंजाम दिया जाता है तो जिन लोगों के माध्यम से ये अंजाम दिया जाएगा या दिए जाने की कोशिश की जाएगी, उस देश की तमाम सम्मानित जनता से हमारी ये अपील है कि ये टीम, ये सारे साथी, ये अपने कोई घर परिवार की लड़ाई नहीं लड़ रहे हैं। ये वो लड़ाई लड़ रहे हैं जो देश के 97 करोड़ मतदाताओं की लड़ाई है और इस देश के 150 करोड़ जो है जनता की, भारत देश की लड़ाई है। ये हमारी कोई पर्सनल लड़ाई नहीं है। इसमें हमारे साथ बहुत सारे सम्मानित साथी जैसे बलराज मलिक साहब हैं, DN सिंह साहब हैं और तमाम साथी पूरे देश से धीरे धीरे करके जुड़ रहे हैं। जो OPS का आंदोलन है वो भी हमारे साथ जुड़ गया है, किसानों का आंदोलन भी धीरे धीरे जुड़ता जा रहा है। तो इस तरीके की चीज़ों को अगर अंजाम दिया जाएगा तो ये देश की जनता के सामने इशू आना भी चाहिए। और हम ये भी कहना चाहते हैं कि हम चुपचाप ये मोर्चा और मोर्चे को चलाने वाले लोग अगर हमारे ये दो साथियों के ऊपर ही नहीं और इस कोऑर्डिनेशन टीम के सदस्यों के ऊपर ही नहीं बल्कि पूरे देश में जो भी साथी हमने नॉमिनेट किए हैं, अगर उनको कहीं पर भी किसी भी तरीके का कोई खतरा होता है और उनको कोई भी खरोच आती है तो निश्चित रूप से ये लड़ाई इस बार देश में दूसरी आज़ादी की लड़ाई होगी और आर पार होगी। इसलिए केंद्र में बैठी हुई सरकार और विशेष कामयाब हो जाएंगे। ये लड़ाई बिल्कुल नहीं रुकेगी और हर हाल में 2024 का जो चुनाव है वो बैलेट पेपर से होगा। ईवीएम हटेगा, हट करके रहेगा। इस आंदोलन को कहीं तक भी ले जाना पड़े, इसको हम रुकने नहीं देंगे। और आप लोगों के माध्यम से जो पूरे देश में आज़ाद भारत के अंदर ये आवाज़ गई है, जिसमें तमाम मीडिया के साथियों का और दिल्ली के मीडिया साथियों का विशेष सहयोग है, क्योंकि आप ही की आवाज़ को प्रदेश के मीडिया वाले लोगों ने पकड़ा है। इसलिए आप सभी बधाई के पात्र हैं और इस वीडियो को आप अधिक से अधिक सर्कुलेट जरूर कि ये हमारी सुरक्षा की नहीं बल्कि हमारे पूरे मोर्चे की मुहिम और सुरक्षा की एक ये अपील है जो देश की जनता के साथ जानी चाहिए। पूरे भारत, हम भारत के लोगों की अपील है, ये जनता की अपील है, ये मोर्चे की अपील नहीं है। हम सब लोग मिल करके लड़े, जीतेंगे और जीत करके 2024 में हर सूरत में
बैलेट पेपर से चुनाव कराएंगे, ईवीएम को उखाड़ करके फेंक देंगे। इन्हीं शब्दों के साथ आज की सर बहुत गंभीर मामला है, आप इस चीज पर आइए ना। क्या सिक्योरिटी प्रोवाइड कराई जाए, इसका प्रयास नहीं करेंगे? देखिए, जो ये जिन सूत्रों से हमें जानकारी मिली है, आज तक तो नहीं हमने कहा था, ये सटीक सूत्रों से जानकारी मिली है। इसके ऊपर लीगल कार्रवाई कैसे होगी ये अभी हम बैठ करके तय करेंगे। मलिक साहब भी हमारे साथ है, सुप्रीम कोर्ट के और लॉयर भी साथ रहेंगे। क्या कार्रवाई हमें करनी चाहिए, निश्चित रूप से लिखित कार्रवाई करेंगे। लेकिन इस आंदोलन की आवाज के आप सबसे बड़े प्रहरी हैं, इसलिए आपके चैनल के माध्यम से इस आवाज को वहां तक पहुंचाना बहुत जरूरी था। और साथ में इस चैलेंज के साथ कि अगर किसी भी साथी को कुछ होता है तो इसकी तमाम जिम्मेदारी आने वाले समय में हमारे गृह मंत्री अमित शाह और देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की होगी। हमारे चैनल बहुजन दस्तक को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब देखना मत भूलिएगा। जय भीम, जय भारत, जय संविधान, नमो बुद्धाय। धन्यवाद। चैनल आर्थिक समस्या से गुजर रहा है। अगर आप बहुजन समाज में बाबा साहेब आम्बेडकर और तथागत बुद्ध की विचारधारा को अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाना चाहते हैं तो हमें आर्थिक सहयोग प्रदान करें, ताकि हम अपने चैनल के माध्यम से देश विदेश में समता, बंधुता, एकता और संवैधानिक अधिकारों को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचा सकें। आप अपनी सहायता राशि नीचे लिखे खाते में जमा करा सकते हैं। खाता धारक गौतम रत्ना, खाता संख्या 316957686551, IFSC कोड SBIN 0060336, बैंक भारतीय स्टेट बैंक। आप हमारे बैंक खाते का विवरण स्क्रीन पर भी देख सकते हैं। जय भीम, जय भीम। मैं गौतम रत्ना आपका बहुजन फिल्म प्रोडक्शन में स्वागत करता हूं और आप हमारे प्रोडक्शन हाउस के अंदर अपना कैरियर बना सकते हैं एज ए फिल्म डायरेक्टर, एज ए प्रोड्यूसर एंड एक्टर एंड एक्ट्रेस एंड एडिटर एंड सिनेमाटोग्राफर ऑल्सो। अगर आपको फिल्म से रिलेटेड कुछ भी प्रोजेक्ट आपको बनवाना है तो हमारे पास में पूरा सेटअप है, जिसमें फिल्म कैमरा है, शूटिंग लाइट्स है और एडिटिंग है। सारा A to Z एक ही जगह पर आपको हमारे यहाँ पर मिल जाएगा। तो दोस्तों, आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं हमारे नंबर्स पर 9810085714 और 8510005714। हमारे वेबसाइट पे विजिट कर सकते हैं www.filmserviceindia.com और हमें मेल भी कर सकते हैं gautamfilmsproduction@gmail.com पर। धन्यवाद।